वीक एसिड्स और वीक बेसिस के लिए पीएच कैलकुलेशंस में यूजुअली दो असम्पशंस इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो ये कि एसिड की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में आने वाला चेंज नेग्लिजिबल होगा, और दूसरा ये कि वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है H+ या OH- आयंस का वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई एसिड है वीक एसिड HA, if we have a weak acid HA, तो इसके Ka का एक्सप्रेशन अपन लिख पाते हैं A- की कॉन्सेंट्रेशन into H3O+ concentration upon HA concentration at equilibrium. HA concentration at equilibrium. If both assumptions that we mentioned in the class are valid, अगर हम ये माने कि delta in HA is very very small, change in the concentration of HA is very very small as compared to initial concentration, and also the total hydronium ion concentration is coming from the weak acid only. वाटर का कंट्रीब्यूशन अगर अपन नेग्लिजिबल माने तो फिर ऊपर वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं H3O+ कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन C0 अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि A- और H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल होंगी, तो दोनों को अपन H3O+ लिख रहे हैं। HA की कॉन्सेंट्रेशन में आने वाला चेंज नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको अपन C0 लिख रहे हैं, C0। तो यहां से H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला बन जा रहा है √KaC0। ये एक फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं अगर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन में आने वाला चेंज भी नेग्लिजिबल हो और वाटर का कंट्रीब्यूशन भी उसके सामने नेग्लिजिबल हो। तो इसको एज ए रिजल्ट अपन ध्यान रख सकते हैं। फॉर एनी सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड, किसी भी वीक एसिड के सॉल्यूशन के लिए हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है √Ka टाइम्स C0, जहां पर C0 एसिड की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। बिल्कुल ऐसे ही फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक बेस के एक्वस सॉल्यूशन के लिए OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा √Kb टाइम्स C0, जहां पर C0 उस बेस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। और ये फॉर्मूला वैलिड तब तक है जब तक ये चेंज 5% से कम है। This formula is valid if H3O+ calculated using this formula divided by C0 into 100 is less than or equal to 5%, या फिर OH- आयन calculated using the above formula divided by C0 into 100 is less than or equal to 5%। जब तक चेंज इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में 5% या उससे कम है तब तक हम ये रिजल्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज √KaC0, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज √KbC0। वो बेसिक अप्रोच जो मैंने आज क्लास में फॉलो करी थी वो तो अपने पास है ही, इसके अलावा ये डायरेक्ट रिजल्ट भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी के बेसिस पर एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ 0.5 मोलर अमोनिया सोल्यूशन, 0.5 मोलर अमोनिया सोल्यूशन, अमोनिया जिसका Kb 1.8 into 10⁻⁻5 है। तो इसके लिए आप pH फाइंड करें
और परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ बेस फाइंड करें। इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा एंड ऑल्सो व्हाट वुड बी द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ अमोनिया। इवैल्यूएट करिए। तो अमोनिया एक वीक बेस है, उसका Kb 1 से काफी छोटा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन Kb से काफी बड़ी है। इन सब चीजों को देखकर हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर दें जो अभी अभी हमने सीखा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली फॉर्मूला से भी जा सकते हैं। क्लास में जो मैंने आज बेसिक अप्रोच बताई थी वो तो आपके पास है ही, उसके अलावा आप फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट KB C नॉट, KB है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, C नॉट है 0.5। इसको लेकर अगर अपन आगे बढ़े तो ये 9 इंटू 10⁻⁻6 है। 9 इंटू 10⁻⁻6 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो 3 इंटू 10⁻⁻3 मोलर आ रहा है। ये तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। क्या यहां से अपन pH तक पहुंच सकते हैं? Try to report the value of pH. आप लोग मैसेज कर सकते हैं आंसर मिलने पर। माइनस लॉग OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसको अपन लिख सकते हैं 3 माइनस लॉग 3। लॉग 3 इज 0.48, तो ये हो जाएगा 2.52। ये तो POH है, तो pH 14 में से सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा, 14 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 11.48। ये तो pH हो गया। इसी के साथ हम परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ बेस भी फाइंड कर सकते हैं। बेस की कॉन्सेंट्रेशन में जितनी रिडक्शन आई है, बेस की कॉन्सेंट्रेशन में जितना रिडक्शन आया है उतना ही OH माइनस आयन बना है, तो इसको अपन परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ अमोनिया, बेस की कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू 10⁻⁻3 मोलर कम हुई है, इतना, और शुरू में थी 0.5 मोलर। इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वैल्यू 0.6% आ रही है। बेस की कॉन्सेंट्रेशन में 0.6% का डिक्रीमेंट आया है। यहां से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वैल्यू 5% से कम है। इसका मतलब जिस अजम्पशन के साथ हमने ये कैलकुलेशन करी थी वो अजम्पशन वैलिड है। वाटर का कंट्रीब्यूशन भी नेग्लिजिबल ही होगा क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन आई है ये 10⁻⁻6 से बड़ी आई है। इसके अलावा क्वेश्चन अगर हमसे पूछता कि बाकी सब्सटेंसेस की भी कॉन्सेंट्रेशन बताओ तो भी हम इजीली बता सकते थे। बाकी सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन अगर क्वेश्चन हमसे पूछता तो हम बोल देते कि जितनी OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आई है 3 इंटू 10⁻⁻3 मोलर, उतनी ही NH4 प्लस की भी होगी, और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज आया है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन अभी भी 0.5 मोलर होगी। इसके अलावा H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन Kw को OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करके मिल जाएगी 3.3 इंटू 10⁻⁻12 मोलर अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो क्वेश्चन अपन ने किया ये अपन ने एकदम फॉर्मूला बेस्ड वे में किया, तो फॉर्मूला यूज करके भी अपन को इस तरह की कैलकुलेशंस करना आना चाहिए और बेसिक अप्रोच फॉलो करके भी करना आना चाहिए, जैसा कि मैंने क्लास में करके बताया था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
सपोज हमारे पास एक एसिड है, हाइपोथेटिकल एसिड HA, जिसका Ka 1 × 10⁻⁻⁴ मोलर है। डिटरमिन द pH and percentage ionization, percentage dissociation of HA। HA सॉल्यूशन का परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा और pH क्या होगा? अगर शुरू में HA की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रही हो फर्स्ट केस, या फिर 2 × 10⁻⁻⁴ मोलर रही हो सेकेंड केस। इन दो केसेस में कैलकुलेशन करके बताएं। pH फाइंड करना है और परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिड भी ट्राई करें। ये क्वेश्चन आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि चेंज नेग्लिजिबल होगा या नहीं। एक केस में आप देखेंगे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, मतलब काफी लार्ज है, और दूसरे केस में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन काफी स्मॉल है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही अगर काफी स्मॉल हो, अच्छा, एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही अगर काफी स्मॉल हो तो फिर इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि चेंज नेग्लिजिबल होगा ही होगा। तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूं, H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू √KaC0, तो चीजें काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं। Ka 1 × 10⁻⁻⁴ है, C0 1 मोलर है, तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन यहां से 1 × 10⁻⁻² मोलर आ रहा है। सबसे पहले अपन को चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये परसेंटेज डिसोसिएशन 5% से कम है। अगर ये 5% से कम है तभी हमारा फॉर्मूला वैलिड माना जाएगा। तो इतना तो एसिड डिसोसिएट हुआ है, तभी इतना H3O+ बना है। ये बात अब आपको समझ में आनी चाहिए। इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो पाया कि एसिड की परसेंटेज डिसोसिएशन वैल्यू है 1%, जो कि 5% से कम है। इसका मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला वैलिड है। जब तक 5% से कम का चेंज रहेगा तब तक ये फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमने चेंज को नेग्लेक्ट किया हुआ है इस फॉर्मूला को डिराइव करने में। और अगर ये फॉर्मूला वैलिड है तो फिर ये कॉन्सेंट्रेशन जो हमें मिली है ये भी सही है, और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन सही है तो हम डायरेक्टली pH वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हैं, जो कि इसका माइनस लॉग लेने पर 2 आएगी। लेकिन जो सेकंड केस है जिसमें हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻⁻⁴ मोलर है, क्या इस केस में भी हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा? 2 × 10⁻⁻⁴ मोलर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और Ka 1 × 10⁻⁴ मोलर है। इसका स्क्वायर रूट अगर लें तो 2 का स्क्वायर रूट 1.414 होता है, 10⁻⁸ का स्क्वायर रूट 10⁻⁻4 होता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। यहां से अगर मैं परसेंटेज डिसोसिएशन फाइंड करने जाऊं तो एक बहुत इम्पॉसिबल सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। 1.414 × 10⁻⁻4 तो H3O+ बना। शुरू में एसिड 2 × 10⁻⁻4 मोलर था, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 141.4 डिवाइडेड बाय 2% आ रही है, या फिर 70.7%। और ये वैल्यू तो 5% से बहुत ज्यादा है। अगर ये वैल्यू 5% से बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये फॉर्मूला अब वैलिड नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला को डिराइव करने में जो अजम्पशन लिया गया था वही सही नहीं है। ऊपर आप लोग देखिए
जब मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा था तो मैंने अज्यूम किया था कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी स्मॉल, और तभी मैंने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर लिख दिया था। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर लिख दिया था अगर चेंज नेग्लिजिबल हो तो। लेकिन यहाँ पर चेंज नेग्लिजिबल नहीं है क्योंकि चेंज 70% से ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा? जब एक डायरेक्ट फॉर्मूला वैलिड ना हो तो हमें बेसिक्स पर लौट जाना चाहिए। इसीलिए बेसिक अप्रोच आना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज आना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक अप्रोच आना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहां पर फॉर्मूलाज वैलिड ना हो वहां पर हमें बेसिक्स पर लौटना भी आना चाहिए। इस क्वेश्चन में देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि के की वो जो वैल्यू है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू के आसपास ही है। अगर के की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आसपास ही हो तो फिर चेंज नेग्लिजिबल नहीं आता। चेंज का नेग्लेक्ट हो पाना दो चीजों पर डिपेंड करता है, के पर मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, और दूसरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही छोटी हो जाएगी तो फिर चेंज शायद नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो इस केस में अपन एकदम बेसिक वे में सॉल्व करते हैं। चेंज नेग्लिजिबल नहीं है, ये हमें पता चल चुका है। इसका मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। x square upon 2 into 10 to the power minus 4 minus x is equal to Ka, which is given to be 1 into 10 to the power minus 4। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नॉर्मली हम इस x को इस C0 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर पाते थे, पर क्योंकि ये C0 ही इतना छोटा है, ये C0 इतना छोटा है, इस वजह से x इस बार नेग्लिजिबल नहीं है। यहां से देखिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो रही है। x स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर माइनस 4x minus 2 into 10 to the power minus 8 is equal to 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। और इसको फिर अपन को सॉल्व करना है। यहां पर अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। 10 टू द पावर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसको 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इससे क्या फायदा होगा अभी पता चलेगा। इसको मैंने दो टर्म्स में स्प्लिट किया है। फिर फर्स्ट वाले टर्म से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो अंदर बचता है x प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सेकेंड वाले टर्म में से अगर 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन ले लूं तो अंदर बचता है x प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स 0। ध्यान से ऑब्जर्व करो, पहले इन दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, फिर बाद वाले दो टर्म्स में से 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन लिया। इस तरह का फैक्टराइजेशन आपने पहले की क्लासेस में किया होगा 9th 10th के लेवल पर। तो इस तरह से दो फैक्टर्स क्रिएट हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स, एक तो आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 4 और एक आ रहा है माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये सेकेंड वाला रूट तो रिजेक्ट होगा क्योंकि x की वैल्यू यहां पर नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है, x को तो पॉजिटिव ही होना है। तो x की सही वैल्यू आई है 10 टू द पावर माइनस 4। मतलब ये जो x है ये 10 टू द पावर माइनस 4 है। अब हम कॉन्सेंट्रेशंस रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर x 10 टू द पावर माइनस 4 है तो H3O प्लस और A माइनस दोनों की वैल्यू ही 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 होगी। और HA की कॉन्सेंट्रेशन जो शुरू में 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 थी,
उसमें से 1 इंटू 10⁻⁻4 का डिक्रीमेंट आ जाएगा क्योंकि ये x है, और अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 1 इंटू 10⁻⁻4 ही रह जाएगी। तो इंटरेस्टिंगली जो बना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁻4 है, और जो बचा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁻4 है। और अब हम pH फाइंड कर सकते हैं। pH इसका माइनस लॉग लेने पर मिलेगा, 10⁻⁻4 मोलर का माइनस लॉग लेंगे तो pH आ जाएगा 4। और एक चीज जो हमसे पूछी गई थी, परसेंटेज डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन अब सही सही पता चलेगा। ऊपर जो वैल्यू मिली थी कैलकुलेशन करने से पहले, ओरिजिनल फॉर्मूला अप्लाई करके जो परसेंटेज मिला था 70.7%, उसको अपन सही नहीं मान सकते क्योंकि फॉर्मूला ही इनवैलिड हो गया था, फॉर्मूला में इन्वॉल्व अजम्पशन इनवैलिड हो गया था। इसीलिए मुझे इस तरह से वापस बेसिक्स पर लौटना पड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ी, फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़ा। अब मुझे सही वैल्यू मिली है और अब मैं सही आंसर रिपोर्ट कर सकता हूं। देखो H3O प्लस इतना बना है 1 इंटू 10⁻⁻4 मोलर, और HA शुरू में इतना था 2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। तो चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100 अगर मैं करूं तो ये वैल्यू 50% आ रही है। ठीक है ना? तो दोनों पार्ट्स में ध्यान से ऑब्जर्व करो। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 1% डिसोसिएशन हुआ है, और सेकेंड पार्ट में 50% डिसोसिएशन। This is what we have calculated finally. इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि परसेंटेज डिसोसिएशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, Ka पर भी डिपेंड करता है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है वैसे वैसे परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ता जाता है। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर एसिड सिर्फ 1% डिसोसिएट कर रहा था, वीक एसिड था, लेकिन यही वीक एसिड वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पर ज्यादा भी डिसोसिएट कर सकता है। यहाँ पर वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पर ये 50% डिसोसिएट कर रहा है, उससे भी कम कॉन्सेंट्रेशन ले जाओगे तो ये और भी ज्यादा डिसोसिएट करेगा 100% के आसपास। इसी बात पर मैं आपके सामने एक रिजल्ट रखना चाहूंगा। Ha plus H2O gives and is given by A minus plus H3O plus। शुरू में Ha की कॉन्सेंट्रेशन C0 और बाद में इसमें चेंज आया, मान लो अल्फा C0। अल्फा जानते हो ना, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा के टर्म्स में चेंज ऐसे ही लिखते हैं ना, माइनस अल्फा C0, और प्रोडक्ट्स बन जाएंगे अल्फा C0 एंड अल्फा C0 रिस्पेक्टिवली। तो इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 1 माइनस अल्फा C0 एंड अल्फा C0। यहां से फिर अगर Ka का फॉर्मूला बनाऊं तो अल्फा C0 इंटू अल्फा C0 अपॉन 1 माइनस अल्फा C0, जो कि सिंप्लीफाई होकर बन रहा है अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा C0। अब इस एक्सप्रेशन के बारे में एक बात समझें, C0 जैसे जैसे चेंज होगा, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपन अगर अलग अलग लेंगे तो अल्फा चेंज होगा लेकिन Ka चेंज नहीं होगा। अगर अपन C0 को चेंज करें तो अल्फा चेंज होगा, बट Ka तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, Ka remains the same। Ka remains the same। तो Ka is a fixed quantity at a given temperature।
अब ध्यान से समझना, अपॉन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, upon diluting the solution of an acid, C naught decreases. अगर अपन सॉल्यूशन में पानी डालते जाएं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड डिक्रीज होता जाएगा। अगर हम उसका वॉल्यूम 100 गुना बढ़ा दे तो कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100th बोल सकते हैं। अगर वॉल्यूम 1000 गुना बढ़ा दें तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1000th हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ जाएं, अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब इतना ज्यादा डाइल्यूशन कि वॉल्यूम तो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो सी नॉट 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। अगर सी नॉट 0 को अप्रोच करेगा तो ध्यान से समझना, ये जो के का एक्सप्रेशन है इसका न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू सी नॉट की वैल्यू भी 0 को अप्रोच करेगी, क्योंकि अल्फा तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो अगर सी नॉट 0 को अप्रोच करने लगा तो अल्फा स्क्वायर सी नॉट भी 0 को अप्रोच करेगा ही करेगा। अल्फा एक फाइनाइट क्वांटिटी है 0 और 1 के बीच में। अगर सी नॉट 0 की तरफ पहुंच रहा है बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करने पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो अल्फा स्क्वायर सी नॉट की वैल्यू भी 0 को अप्रोच करेगी। मतलब ये जो न्यूमरेटर है ये 0 को अप्रोच करेगा, पर ये रेशियो फिक्स्ड है। जैसे जैसे सी नॉट कम होता जा रहा है वैसे वैसे अल्फा स्क्वायर सी नॉट की वैल्यू भी कम होती जा रही है और 0 को अप्रोच कर रही है। अगर न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर को भी 0 को अप्रोच करना पड़ेगा अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर सी नॉट 0 को अप्रोच करेगा और 1 माइनस अल्फा भी 0 को अप्रोच करेगा, ताकि रेशियो कांस्टेंट रह सके। इस बात को समझें, अगर न्यूमरेटर ही 0 को अप्रोच करा और डिनोमिनेटर ने 0 को अप्रोच नहीं करा तब तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो रेशियो सेम बना रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी कम होता जाए, ताकि रेशियो फिक्स्ड बना रहे कि ए की वैल्यू फिक्स्ड बनी रहे। तो अल्फा स्क्वायर सी नॉट 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब 1 माइनस अल्फा भी 0 को अप्रोच करेगा। दूसरे शब्दों में अल्फा 1 को अप्रोच करेगा। For Ka to remain constant, for Ka to remain the same, 1 minus alpha must also approach 0. That means alpha approaches 1. Alpha approaches 1 का मतलब क्या है? Nearly 100% dissociation in the limit of very low concentrations. जैसे जैसे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाते हैं वैसे वैसे 100% डिसोसिएशन होने लगता है, चाहे वो एसिड वीक ही क्यों ना हो। नियरली 100% डिसोसिएट करने लगता है एक वीक एसिड इन द लिमिट ऑफ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस। ये बात आपको समझ में आई सुनीता? यस सर, मैथमेटिकली तो आगे, लेकिन डाइल्यूशन पे तो मतलब डिसोसिएशन कम नहीं होगा क्या? जैसे इस वाले क्वेश्चन में अपन ने शो किया, आप म्यूट करें। जी सर। प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने शो किया कि जब अपन HA की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से 2 × 10⁻⁴ मोलर ले गए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करी, तो परसेंटेज डिसोसिएशन 1% से 50% पर पहुंच गया। कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाने पर परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ता है, ठीक है ना। और यही बात यहाँ पर मैथमेटिकली भी शो हो रही है। अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाएंगे, 0 को अप्रोच करवाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर सी नॉट भी 0 को अप्रोच करेगा, 1 माइनस अल्फा को भी 0 को अप्रोच करना पड़ेगा, मतलब अल्फा को 1 को अप्रोच करना पड़ेगा। एसिड ज्यादा डिसोसिएट करेगा, ठीक है।
ये बात ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन की जा सकती है। अगर अपन किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो HA की भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, A- की भी कम होगी और H3O+ की भी कम होगी। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट साइड में एक्वस स्पीशीज ज्यादा हैं, प्रोडक्ट साइड में एक्वस स्पीशीज ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्ट्स पर असर ज्यादा पड़ेगा। अगर अपन वॉल्यूम 100 गुना बढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इन तीनों की कम हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट्स पर असर ज्यादा पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कम हो जाएगी। तो फिर उसको बढ़ाने के लिए फिर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मतलब HA का डिसोसिएशन और भी ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम बढ़ाते जाने से परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ HA बढ़ेगा और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में एक वीक एसिड भी नियरली 100% डिसोसिएट करने लगता है। ये बात ध्यान रखना। एसिटिक एसिड जैसा वीक एसिड भी वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस पर 100% डिसोसिएट कर सकता है। चलिए एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। The pH of a 0.1 molar solution of HOCN, इसको साइनिक एसिड कहते हैं। इसका 0.1 मोलर सोल्यूशन लेने पर pH मिला 2.30। डिटरमिन percentage dissociation of the acid, percentage dissociation of the acid, and secondly ionization constant of the acid. एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बताएं। तो ये रिवर्स टाइप का क्वेश्चन है, इसमें pH कैलकुलेट नहीं करना बल्कि pH ऑलरेडी दिया हुआ है और pH गिवन होने पर अपन को परसेंटेज आयनाइजेशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट तक पहुंचना है। ट्राई करिए। तो यहां पर एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेकर ही हमारी कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी। pH की वैल्यू 2.3 है तो log H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन -2.3 हो जाएगा। इसको अगर स्प्लिट करें -3 + 0.7, और देखो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को 2 या 3 नंबर्स के सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में लिखना पड़ता है। -3 को लिख सकते हैं 10⁻³ का लॉग और 0.7 को लिख सकते हैं log 5 अप्रोक्सीमेटली। तो ये वैल्यू 5 × 10⁻³ आ रही है। दोनों तरफ से अब log हटा सकते हैं। ऐसा करने पर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन 5 × 10⁻³ मोलर मिल रही है। इतनी शुरू में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन थी। इसी के रिस्पेक्ट में अब परसेंटेज डिसोसिएशन फाइंड होगा। परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ HOCN, जितना वो डिसोसिएट हुआ उतना ही H3O+ बना है। तो चेंज H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज डिसोसिएशन 5% आ रहा है। ये अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर है। और उसके बाद अपन को Ka फाइंड करना है। 5% का चेंज इतना भी छोटा नहीं है कि इसको हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से सब्ट्रैक्ट ना कर सकें। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCN लिखने के लिए आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से चेंज को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, तभी बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, इसमें इतना चेंज आया है। तो पहले मैंने रिएक्शन लिखी, और फिर 5 × 10⁻³ मोलर रिएक्टेंट में से सब्ट्रैक्ट किया और प्रोडक्ट के अमाउंट में ऐड किया 5 × 10⁻³ मोलर। तो ये हो गई इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। 0.005 सब्ट्रैक्ट करने पर
0.095, 5 into 10 to the power minus 3, 5 into 10 to the power minus 3. यहां से अब अपन Ka फाइंड कर लेंगे. तो 0.1 लिखने के बजाय 0.095 लिखना ज्यादा एक्यूरेट है, and this will give us a better result for the value of Ka. 0.095 से डिवाइड करें, देखें ये कितना आता है. तो ये 25/95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाता है. 5 से कैंसिल किया, 5/19. आगे बढ़े, 50/19, 50/19 अप्रोक्सीमेटली 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ रहा है. कितने लोगों को ये आंसर मिल गया Ka के लिए? अगर चेंज को नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आंसर मिलेगा, चेंज को नेग्लेक्ट कर दोगे तो थोड़ा डिफरेंट आंसर मिलेगा, पर इन नंबर्स को यूज करते हुए फाइंड करोगे तो 2.6 समथिंग मिलेगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ये सही आंसर है. तो ये एक रिवर्स प्रोफाइल का क्वेश्चन था जिसमें अपन को पीएच कैलकुलेट नहीं करना था, पीएच दिया हुआ था. प्रीवियस क्वेश्चंस में अपन पीएच कैलकुलेट कर रहे थे, इस बार पीएच गिवन था. इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं with slightly different type of information. In a 0.1 molar methylamine solution, only 6% of the base has undergone ionization. मिथाइलामीन के 0.1 मोलर सोल्यूशन में 6% बेस का आयनाइजेशन हुआ है. डिटरमिन pH of the solution and secondly Kb for methylamine. मिथाइलामीन के लिए Kb वैल्यू फाइंड करें. तो ये है मिथाइलामीन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये है मिथाइलामीन का परसेंटेज आयनाइजेशन. इसके बेसिस पर पीएच फाइंड करना है और Kb वैल्यू. ट्राई करिए. तो यहां पर भी अपन पहले रिएक्शन लिख सकते हैं. मिथाइलामीन वाटर के साथ प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा. मिथाइलामीन बेस है तभी उसका Kb वैल्यू पूछा है, तो वाटर से रिएक्ट करेगा तो प्रोटॉन गेन करेगा, साथ साथ बनेंगे OH माइनस आयंस. बिगिनिंग में अपने पास 0.1 मोलर मिथाइलामीन है. इन सभी केसेस में आप देख सकते हैं वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है. तो वाटर का कंट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेग्लिजिबल ही रहता है, कभी किसी रेयर केस में ही वो इंपॉर्टेंट होता है. 6% का आयनाइजेशन हुआ है, 6% ऑफ दिस क्वांटिटी. तो 6% ऑफ 0.1 मोलर अगर मैं फाइंड करूं तो वो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर आता है, या फिर 0.006 मोलर. रिएक्टेंट के अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट किया, प्रोडक्ट्स के अमाउंट में ऐड करेंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर. ये चेंज लाने के बाद मिथाइलामीन की कॉन्सेंट्रेशन 0.094 हो गई. 0.1 के बजाय 0.094 लिखना सही है. दिस विल गिव यू मोर एक्यूरेट रिजल्ट. यहां से अब हम Kb फाइंड कर सकते हैं और pH भी. pH और Kb फाइंड करने के लिए तो ग्राउंड वर्क हो चुका है. OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से pH तक पहुंचा जा सकता है और इन कॉन्सेंट्रेशन से Kb तक पहुंचा जा सकता है. पहले Kb ही फाइंड कर लेते हैं. प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस
डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो ये 36/94 या फिर 18/47 इंटू 10⁻³ आ रहा है। 10 की पावर बदलें तो इसको 180 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं। अब ये डिवीजन अपन को करना है, करके देखें। 3.8 × 10⁻⁴, अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर होना चाहिए Kb वैल्यू के लिए। एंड ऑल्सो द pH, पहले OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो अपन POH फाइंड कर सकते हैं माइनस log OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। एक बार अगर आप log से कंफर्टेबल हो जाते हो तो log कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है। POH 2.22 आ रहा है, तो pH हो जाएगा 14 - 2.22 11.78। These are the two required numbers। बेसिक सॉल्यूशन है, pH 11.78 है और Kb वैल्यू 3.8 × 10⁻⁴ है। मिल गया होगा ये आंसर। इसी प्रोफाइल का एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, केयरफुली करिएगा। अ बेस B is 25% ionized in water। एक बेस का पानी में 25% आयनाइजेशन हुआ। इक्विलिब्रियम concentration of B is 0.3 मोलर। इक्विलिब्रियम पर B की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर है। इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके आधार पर आपको फाइंड करना है pH of the solution and pKb of the base। बेस के लिए pKb वैल्यू और सॉल्यूशन का pH। देखा जाए तो ये पिछले क्वेश्चन से मिलती जुलती लैंग्वेज है। पिछले क्वेश्चन में आपसे pH पूछा था और Kb पूछा था, इस बार pH पूछा है और pKb पूछा है, और गिवन इंफॉर्मेशन भी कुछ हद तक एक जैसी ही है। लास्ट टाइम भी परसेंटेज आयनाइजेशन दिया हुआ था। हाँ, एक फर्क जरूर है, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में आपको बेस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी थी, इस क्वेश्चन में आपको बेस की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दी है, तो इस बात पर ध्यान रखिए और सॉल्व करिए। ट्राई टू रीच द आंसर। बेस की वाटर से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। जनरल सिंबल दिया हुआ है B, वाटर से होने वाली रिएक्शन, उसमें बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बनेगा BH+, वाटर प्रोटॉन रिलीज करेगा, बनेगा OH-। बेस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है आपको, लेकिन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दी है। ऑब्जर्व करो, मैं BH+ के नीचे 0 लिख रहा हूं और OH- के लिए नीचे नियरली 0, क्योंकि पानी का कंट्रीब्यूशन अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर इसमें -αC0 का चेंज आता है तो इन दोनों में +αC0 का चेंज आएगा, जहां पर अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वर्ड भी अपन यूज कर सकते हैं, और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन को अल्फा पता चल रहा है और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल रहा है। अल्फा की वैल्यू 0.25 है, परसेंटेज आयनाइजेशन 25% है। इसके अलावा ये जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है ये 0.3 मोलर है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर, तो 1 - 0.25 टाइम्स C0 इस 0.3 मोलर, ये 0.75 हो जाएगा, तो C0 की वैल्यू हो जाएगी 0.4 मोलर। फाइंड करके देखना,
सी नॉट की वैल्यू 0.4 मोलर है, तो अल्फा सी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 0.25 into 0.4 molar, which is 0.1 molar. ठीक है, अल्फा सी नॉट और अल्फा सी नॉट ये फाइंड हो गए, तो बस अब Kb भी फाइंड हो जाएगा और pH भी फाइंड हो जाएगा। Therefore, at equilibrium, BH plus और OH माइनस दोनों ही अल्फा सी नॉट है, वो 0.1 मोलर हो गए। B की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दी हुई थी, इक्विलिब्रियम पर 0.3 मोलर, यहां से Kb भी आ जाएगा और pH भी आ जाएगा। pH तो बहुत आसान है, अगर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है तो POH कितना होगा? 1, और pH हो जाएगा 14 minus 1 which is 13, pH 13 और Kb फाइंड कर लेते हैं, फिर pKb भी फाइंड हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज यूज करते हुए अपन Kb फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस न्यूमरेटर में, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो ये 1/30 आ रहा है। हम pKb फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं, which is minus log Kb minus log 1/30, which is simply log 30, इसकी वैल्यू हो जाती है 1.48। ये pKb वैल्यू है और ये pH 13। होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। कितने लोगों को ये pKb वैल्यू मिल चुकी है? ओके, तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। बाकी क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो वो सिमिलर प्रोफाइल के ही होंगे। तो अपन ने वैसे क्वेश्चंस भी किए जिनमें परसेंटेज डिसोसिएशन काफी कम था, और वैसे क्वेश्चंस भी किए जिनमें परसेंटेज डिसोसिएशन 5% से ज्यादा था। ठीक है ना, अगर परसेंटेज डिसोसिएशन 5% से कम रहता है तो अपन ये फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। वीक एसिड के लिए हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज अंडर रूट KaC0, वीक बेस के लिए OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज अंडर रूट KbC0। नीट के लेवल पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाएगा, चेंज यूजुअली 5% से कम ही रहेगा। एक और बात जो इन फॉर्मूलाज के कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि यहां पर अपन ने अज्यूम किया है कि देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ assuming no other source of H plus or OH minus ions, H plus या OH minus ions का कोई और सोर्स नहीं है apart from the acid or base and water। वाटर तो एक सोर्स है ही, पर उस पर्टिकुलर एसिड के अलावा और उस पर्टिकुलर बेस के अलावा H plus या OH minus ions का कोई और सोर्स नहीं है। कोई कॉमन आयन इफेक्ट अलग से क्रिएट नहीं हो रहा है। सिर्फ एक एसिड का सॉल्यूशन है तो H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन है अंडर रूट KaC0, सिर्फ एक वीक बेस का सॉल्यूशन है तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है अंडर रूट KbC0। किसी और सोर्स से एसिड या बेस के अलावा किसी और सब्सटेंस से H+ या OH माइनस आयन नहीं आ रहा है। एक ही पर्टिकुलर एसिड से H+ आयन आ रहा है और एक ही पर्टिकुलर बेस से OH माइनस आयन आ रहा है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यही वाले क्वेश्चंस आप अपने नोट्स में भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपने अभी प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर क्लास नोट्स में लिखकर एक बार फिर सॉल्व कर लीजिएगा। मेक दिस क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ योर क्लास नोट्स। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अब अपन को सॉल्ट सॉल्यूशंस पर बात करनी है। सॉल्ट सॉल्यूशंस के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करना स्टार्ट करेंगे। वीक एसिड वीक बेस के सॉल्यूशंस के एनालिसिस करना आज अपन ने सीखा मॉर्निंग की क्लास में और अभी के डिस्कशन में। यहाँ पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो पूछ सकते हैं। पर उससे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1.2 आ रही है।
इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं 25% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन आप ये भी तो देखो कि 25% डिक्रीज होने के बाद ही इतना बचा है, तो सी नॉट में से 25% सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब 0.30 लिखना होगा। ये तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, बी अगर शुरू में सी नॉट था तो अब 25% कम हो गया है, इतना उसमें रिडक्शन आया है, इनिशियल अमाउंट में से रिडक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब इक्विलिब्रियम अमाउंट मिलेगा, तो 0.25 सी नॉट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये 0.75 सी नॉट इज इक्वल टू 0.30 हो जाएगा, तो यहां से सी नॉट की वैल्यू 0.40 ही आएगी। 25% ऑफ सी नॉट को 0.3 नहीं लिख सकते, सी नॉट में से 25% सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.3 बचा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके सर। ठीक है।